साथियों जय भीम। समय से 10 मिनट लेट, कारण तो बहुत सारे हैं, मगर अब लाइव हैं तो आप लोगों से बात करेंगे। और बात आज इशू कहाँ के हैं वो मैं पहले ही आपने लाइव से पहले जो है आपको बता चुका हूँ कि मैं किस प्रदेश पे और किन इश्यूज पे बात करने वाला हूँ। और उम्मीद है कि ये आज की बातचीत आप लोगों को समझ में आएगी कि ये बातचीत क्यों ज़रूरी है। मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा तो सबसे पहली प्रथम कड़ी में बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास, सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियर रामास्वामी नाइकर, पेरियर लल्ले यादव, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, माँ अवंतिका बाई लोधी, माँ झलकारी बाई, माँ फातिमा शेख, माँ रमाबाई, माँ फूलन देवी, आप सबको नमन करते हुए इस देश के वीर शहीदों को जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए जान दी, शहीद करतार सिंह सराबा, शहीद भगत सिंह, शहीद अशफाक उल्ला खां, शहीद सुखदेव जी, शहीद चंद्रशेखर आजाद जी, शहीदों में एक बड़ा नाम शहीद उधम सिंह जी। नमन करता हूं नारी के मुक्तिदाता, संविधान के रचयिता, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को। नमन करता हूं मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम को। मेरा नमन माता दीन वाल्मीकि और दीना भाना वाल्मीकि जी को भी। मेरा नमन विजय कुमार पथिक और कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी को भी। साथियों, आज एक विशेष लाइव ये उड़ीसा के लिए है, लेकिन इसको पूरे देश और दुनिया के लोग सुनेंगे इस लाइव के माध्यम से। और लाइव इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भीम आर्मी एक बड़ा संगठन है जो पूरे देश में काम करता है। समझिए दुनिया में भी भीम आर्मी के नाम को जाना जाता है और ये पहचान भीम आर्मी के संघर्ष से है या बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से। तो आज इस लाइव में क्योंकि मुझे वहां की टीम द्वारा एक आंदोलन 17 तारीख को किया जा रहा है और मुझे बताया गया है, अभी मेरा भी प्रयास है कि मैं उस आंदोलन में शामिल हूं, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी हो सकती है कि ना शामिल हो पाऊं या कुछ और, तो मैं वहां की टीम को अवगत करा दूंगा। लेकिन वहां की टीम ने, जो उड़ीसा की हमारी टीम है, वहां की प्रदेश कमेटी और जो टीम है पूरी प्रदेश की, उन लोगों ने बहुत अच्छे कार्य किए। मैं पूरे देश की यूनिट को कहना चाहता हूं, अगर आपको काम करते हुए सीखना है कि कैसे काम होता है और किस तरह सस्ते संसाधनों पे अपने आंदोलन को चलाना है, तो आपको सीखना चाहिए उड़ीसा की टीम से। जब मैं अक्सर उनको फ़ोन करके और या उनके फ़ोटो वगैरह देखता हूँ, चेक करता हूँ कि वो लोग काम कर रहे हैं या कुछ और, ऐसा तो नहीं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो मुझे वहाँ से मिलते हैं कुछ ऐसी तस्वीरें कि जब वो कहीं मीटिंग में जाते हैं तो अपनी तेल की व्यवस्था को या अपने आंदोलन को करने के लिए वो गांव से आटा, गेहूं, 1 रुपया, 2 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, इस तरह से मैंने हमेशा उनको चंदा इकट्ठा करके आंदोलन को चलाते हुए देखा। वो बैठ जाते हैं एक चादर फैला के मिनटी के अंत में, और जो बहनें माताएं उस आंदोलन में भरोसा करके देती हैं, कभी कभी देख के लगता है कि शायद उनके घर में खाने के का सामान भी पर्याप्त होगा या नहीं होगा, लेकिन एक विश्वास भीम आर्मी के लोगों ने मजबूत किया है और उड़ीसा में भीम आर्मी का संगठन गांव-गांव तक पहुंच गया। मैं धन्यवाद देता हूं उड़ीसा की टीम को। लेकिन क्योंकि प्रदेश का नाम बदलता है,
रंग बदलते हैं, भाषा बदलती, खान पीन बदलता है, कद की ऊंचाई और जो है बदलती है, कद छोटे बड़े हो सकते हैं, रंग उजला और थोड़ा सा ब्लैक हो सकता है, लेकिन समस्याएं नहीं बदलती हैं। उड़ीसा में हालात गंभीर हैं और 20 साल से पहले बिजू पटनायक और उनके बेटे अब नवीन पटनायक वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं। अच्छी बात है, आप सरकार चला रहे हैं, लेकिन अगर आपके प्रदेश की जनता खुशहाल नहीं है और प्रदेश के लोग परेशान हैं, प्रदेश में तमाम तरह से अन्याय अत्याचार जारी है, तो मैं ये समझता हूं कि आपका कुर्सी पे बैठना और बैठ के न्याय ना करना, ये दोनों लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। तो हम तो अपना कार्य उड़ीसा में भी करेंगे, लेकिन आज देश के लोगों को उड़ीसा में क्या चल रहा है मैं जानकर देता हूं, क्योंकि मैं 1 या 2 बार उड़ीसा जाके शामिल हुआ हूं। तो मैं उड़ीसा में एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला, कई मामले हैं, मैं आप सब पे बात करूंगा आपको जानकारी देने के लिए, कि आपको पता लगे देश में प्रदेश का नाम बदल देंगे, बहुजन समाज के लोगों की समस्याएं नहीं बदलती है, महिलाओं के प्रति लोगों का रवैया नहीं बदलता है, और अधिकार के नाम पे सिर्फ और सिर्फ जो है जमूले होते हैं। ये जानना चाहिए। उड़ीसा बेहद गरीब प्रदेश है। मैं जब वहाँ गया तो मैंने महसूस किया कि कुछ हिस्सों में रोजगार के अलावा उड़ीसा में ज़्यादा कुछ पर्याप्त रूप से नहीं हो पा रहा। ये एक साजिश है। साजिश इसलिए क्योंकि आर्थिक रूप से जिस दिन बहुजन समाज के लोग संपन्न हो जाएंगे तो शायद वो गुलामी छोड़ देंगे, इसलिए उनको इतना गरीब बना के रखा जाए कि जिससे कि वो सिर्फ रोटी को और हल्का छोटे मोटे जो जीवन की जो सुविधाएं उनको ही अपना जीवन समझ के जीते रहें। तो जातीय हिंसा वहाँ बड़े पैमाने पे जारी है और कई मामले हुए हैं। एक बड़ा मामला जिसमें 48 शेड्यूल कास्ट के परिवार है। जो मामला है गांव नाथापुर का, ब्लॉक कृष्णा प्रसाद, थाना ब्रह्मगिरी, जिला पुरी। यहां अभी 7 दिन पहले एक घटना घटी। घटना क्या थी कि एक दलित समाज की शेड्यूल कास्ट की एक बस्ती, अनुसूचित जाति की, और उस पे अपर कास्ट के लोग हमला करते हैं और हमलावर की संख्या लगभग 3000 थी। 3000 अपर कास्ट के लोग अपने अपने गांव से इकट्ठा होते हैं और वो एक गांव की तरफ को चलते हैं, जिस गांव का नाम मैंने बताया नाथापुर। और उस गांव की तरफ जाने के बाद जब वो हलचल होती है तो गांव के लोगों में दहशत पैदा हो जाती है। वो भीड़ जिसपे लाठी हैं, जिसपे डंडे हैं, जिस भीड़ पे राइफल है, तलवारें हैं और देसी बम। हमने ये पिक्चरों में देखा या कहीं नक्सल क्षेत्र में या सुना कि बम, लेकिन देसी बम उनके साथ हैं और वो उस गांव में हमला कर देते हैं। लगभग 40 घरों को जला दिया जाता है बम से हमला करके। 2-3 लोगों को मौके से गोली लगती है, बाकी लोग गांव से भाग जाते हैं। अभी भी कुछ लोग अस्पताल में, एक व्यक्ति तो एम्स भुवनेश्वर में अपनी जान की लड़ाई जो है, जिंदगी की लड़ाई जो है वो लड़ रहा है। 36 जिंदा बम तुरंत बरामद किए गए हैं और पुलिस ने FIR जिन लोगों ने ये किया है, 3000 लोग समूह, उनकी तरफ से पहले दर्ज किए और शेड्यूल कास्ट के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। और जब वहां SDPO यानी कि वहां के लोकल थाना इंचार्ज को जब फोन किया गया तो उनका ये कहना था कि अभी 10 मिनट रुक जाइए, आपकी मेरे शब्द वो व्यवहारिक है, लेकिन उसके शब्द व्यवहारिक नहीं थे। तो उसने जब SDPO को फोन करके बताया गया तो उसने खूब गाली दी और उन्होंने कहा कि 10 मिनट के अंदर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल ये है कि पहले एट्रोसिटी पुलिस की गैर मौजूदगी में होती है, लेकिन आज की सरकारों में एट्रोसिटी सत्ता के आगे इतना नतमस्तक हो चुका है प्रशासन, पुलिस और तमाम तरह का एडमिनिस्ट्रेशन, कि आज पुलिस की मौजूदगी में एट्रोसिटी होती है। और ये हुआ है पुरी में। 40 घर जला दिए गए, 7 लोग अरेस्ट किए गए। जिन लोगों ने ये हमला किया उनके 22 लोग अरेस्ट हुए हैं, लेकिन उनकी FIR बाद में लिखी गई जिससे कि कोर्ट में केस जो है क्रॉस केस की वजह से कमजोर पड़ जाए।
3,000 लोग हमला करने आते हैं, 33 जिंदा बम बरामद होते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड, ये भारत में हो रहा है। बड़ी और उससे बड़ी बात सुनिए, अपर कास्ट के दबाव में पुलिस के लोग, जो लोग बेघर हो चुके हैं, जो खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, उनके बच्चे भी, शायद उनके तन पे कपड़े होंगे या नहीं होंगे, उनको न्याय देने की बजाय, उनकी मदद करने की बजाय, उनको अपर कास्ट के लोगों के दबाव में खाना भी प्रोवाइड नहीं करवा रही है। 7 दिन हो गए हैं। भीम आर्मी के लोगों के जाने के बाद वहां मुकदमा दर्ज हुआ। पूरे देश को जानना चाहिए कि भीम आर्मी क्या करती है, और अगर भीम आर्मी ना जाती तो शायद वो मुकदमा भी दर्ज नहीं होता। अगर हम भी औरों की तरह, हमारी टीम के लोग भी घर बैठे रहते और खाली प्रयास करते कि पुलिस अपना काम करेगी, तो सर पुलिस अपना काम तब करती जब पुलिस से काम करवाया जाता, क्योंकि पुलिस सरकार की होती है। तो जैसा मैंने कहा, देश में नाम बदलते हैं सरकारों के, उनके झंडे बदलते हैं, लेकिन सरकार झुकीतू रहती है, विचार झुकातू रहता है। और जहां बहुजन समाज के लोग ताकतवर नहीं है, उनके हालात ये है। वो भूख प्यास से परेशान है। नवीन पटनायक जी चैन से अपने घर में सो रहे हैं, इसलिए 17 तारीख का आंदोलन रखा गया है कि नवीन पटनायक जी को बताया जाए कि इंसानों की भी वैल्यू होती है, उनके जीवन की, और इस देश में शेड्यूल कास्ट के लोग, बहुजन समाज के लोग इंसान हैं, उनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार किया जाए, उनको न्याय दिया जाए। मुझे लगता है कि पहले आंदोलन से नवीन पटनायक जी को शायद ये समझ ना आए, लेकिन विश्वास कीजिए, बहुत जल्द हम उड़ीसा में इतना बड़ा आंदोलन करेंगे, नवीन पटनायक जी को एहसास भी होगा और उनको ये भी पता लगेगा कि क्या करना है। तो नवीन पटनायक जी, आपके इंटेलिजेंस के लोग, आपके तमाम तरह से जो इंक्वायरी वाले लोग हैं, वो बताएंगे। क्या तो आप अन्याय अत्याचार को रोकने का काम कीजिए, वरना बाबा साहब अम्बेडकर हमें वोट की ताकत दे गए हैं और मान्यवर काशीराम साहब हमें वोट के अधिकार का प्रयोग करना सिखा गए हैं। तो आपकी कुर्सी खींचने में ज़्यादा समय लगेगा। ये आंदोलन बहुत जल्द उड़ीसा की तरफ भी मुंह करेगा, वहाँ भीमार में भी काम कर रही है, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी भी वहाँ दमखम से काम करेगी। ये पहला मामला जो मैंने आपको बताया, ये एक बड़ा अन्याय है जो आज़ाद भारत में आज भी हो रहा है। वो लोग वो डरे हुए हैं और फिर वो खाना भी नहीं खा पा रहे, वो जंगल में रह रहे हैं, क्योंकि पुलिस सरकार के दबाव में और अपर कास्ट के लोगों के दबाव में उन लोगों को जनहित की सुविधा मुहैया नहीं करा रही। मैं अभी, मेरे पास नंबर आ गया, मैं वहाँ के एसएसपी से अभी पूछूंगा। दूसरा एक मामला है ममिता मेहर, ये ओबीसी समाज से एक बेटी है। ये एक लेक्चरर थी जो बलांगीर की रहने वाली थी और कालंडी कॉलेज में, एक कॉलेज था इंग्लिश मीडियम कॉलेज, उसमें लेक्चरर थी। मैं आपको आंदोलन के विषय बता रहा हूं। और वहां होता क्या है, जो मुझे बताया गया कि वो जो कॉलेज था, उसके हॉस्टल में वहां के एक मंत्री और जो स्कूल के मालिक है, उनका आना जाना था, जो कि अवैध था। और वहां पर गलत तरह की चीजें जो है ना वो होती थी। वहां पर मंत्री जी का अपना एक क्वार्टर था, जिस क्वार्टर में जाके और वहां के बच्चों के साथ गलत तरह की चीजें जो है ना वो फ्रेम की जाती थी। एक बेटी ने, ममिता मेहर नाम की एक वहां लेक्चरर थी, जिसने को बच्चों ने बताया और उसने तय किया कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाएगी। एक दिन छुट्टी का दिन था, स्कूल के जो मालिक हैं वो जाते हैं ममता मेहर को कह के कि ऑफिशियल काम है, उसको साथ ले आते हैं। फिर उसकी हत्या की जाती है, हत्या करके उसके शव को जला दिया जाता है और उसी फील्ड में वो सब गाड़ दिया जाता है। कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही बड़े पैमाने पे क्योंकि मंत्री जी इसमें इन्वॉल्व है, नवीन पटनायक जी के मंत्री। यानी कि जैसे यूपी में भी आपने देखा कि केंद्र के एक मंत्री के बेटे ने किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी और किसानों को कुचल दिया, तो कार्रवाई नहीं हो रही थी। वो तो किसान आंदोलन दमखम पे चला हुआ है, लोगों का विरोध था, तमाम विपक्ष के लोग विरोध करे, सरकार को मजबूरी में कार्रवाई करनी पड़ी। और अब जांच हो रही, तो आप देखिए धीरे धीरे चीजें सामने आ रही। ये एक बड़ा मामला है। स्पेशली मामला क्या है कि वहां सेक्स रैकेट जो मुझे बताया गया वो चलाया जाता था, उसको रोकने की पहल बहन ममिता मेहर ने शुरू की और उसको खामियाजा अपनी जान देके भुगतना पड़ा। ज्यादा कार्रवाई नहीं हुई। ये आंदोलन का एक और पार्ट है कि इस पे भी हमारे लोग वहां आंदोलन के लिए कि ममिता मेहर को न्याय मिलना चाहिए। तीसरा मामला है जो सूर्यकांति कुंभार, एक महिला है जो बरगढ़ जिले की है, उसके साथ 12 लोग पे मुकदमा जिन लोगों ने गैंगरेप किया है। वो अपने घर पे थी, ये विरोधी लोग आए, उनका घर जो है जला दिया, उसको घर में घुस के पहले उसके साथ जबरन जो है गैंगरेप किया गया, फिर उसके घर को जला दिया गया
जिसमें 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मैं आपको वो बता रहा हूं जो आज़ाद भारत में आज भी बहुजन समाज की महिलाएं सहन कर रही हैं। ये शायद अभी भी ये लोगों की नज़रों में इंसान नहीं बने हैं। अगर इंसान होते तो शायद इनके साथ इंसानों जैसा सलूक होता, लेकिन इनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, इनकी बात कहने वाला कोई नहीं है। एक और मामला है जो गोविंद कुम्हार का है, जो बरगढ़ जिले का है। ये गोविंद कुम्हार एक गवाह थे, एक झगड़े में गवाह थे। रात में पुलिस 2 बजे इनके घर जाती। बेसिकली ये वाल्मीकि समाज से हैं गोविंद कुम्हार, और ये रात के 2 बजे इनके यहाँ पुलिस जाती है, क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट बहुत बड़ा है और तमाम तरह से गोत्रों में और जो सरनेम की वजह से हम लोग कंफ्यूजन हो जाता है क्या है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बड़े पैमाने पे वाल्मीकि समाज के लोग उड़ीसा में भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं और वो इस काम को मजबूती से चला रहे हैं। ये एक मार्शल कौम है और इसने ये लड़ाइयाँ पहले भी लड़ी हैं, इसलिए मुझे बात आप लोगों के सामने रखनी पड़ रही है। लेकिन मैं जो आपसे बता रहा था विषय ये था कि गोविंद एक घटना में गवाह थे और पुलिस विरोधियों के इशारे पर रात को 2 बजे आती है, गोविंद को थाने चलने के लिए कहती है। परिवार के लोग ये कहते हैं कि भाई हम सुबह आधार कार्ड लेके आ जाएंगे। पुलिस उनको धमकाती है और बंद कर देती है और कहती है कोई आएगा नहीं, हम पूछताछ करके सुबह छोड़ देंगे। और वो कहते हैं कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। पुलिस को ले जाती है, पुलिस ले जाके रात में उसको टॉर्चर करती है। सुबह जब परिवार के लोग जाते हैं, उनको विश्वास था कि जाके उसको छुड़ा लाएंगे। जब वो जाते हैं तो पुलिस उनको बताती है कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी, वो हॉस्पिटल में है। और जब ये परिवार वहाँ जाता है तो उनको पता लगता है कि एक कॉर्नर में, वहाँ कोने में गोविंद की लाश पड़ी हुई है। उसको क्या हुआ, एक अच्छा खासा बच्चा जो अपने घर से, एक बेटा, एक भाई, एक पति, एक जो अपने घर से आया था जिसको पुलिस लेके आई थी, और वो लाश बन गया एक रात में, जो वहाँ अस्पताल के कॉर्नर में पड़ा हुआ है। उनके माँ बाप पे क्या बीती होगी, उन्होंने क्या सहा होगा। बस मैं ये घटना आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब जांच हुई तो पुलिस को क्लीन चिट मिल गई। और ऐसा ही एक मामला हुआ अल्ताफ के साथ, अगर आपको याद हो, अभी कासगंज में, जिसमें मैं कल गया भी था। बड़ी मुश्किल से दबाव में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। हमने नाम दिए कि नामजद मुकदमा हो, लेकिन हम लोग उसको कराएंगे। मैं अल्ताफ की लड़ाई को अधूरी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आज बात मैं उड़ीसा पे कर रहा हूं। मैं उड़ीसा आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि उड़ीसा भारत में ही है और आप समझिए बड़े बड़े कारखाने वहां पर हैं। कुछ एरिया इंडस्ट्रियल एरिया जो डेवलप है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे आज भी वहां जानवरों जैसा जीवन जीने के लिए वंचित वर्ग के लोग, इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग वहां अपना जीवन जी रहे हैं। और भीम आर्मी की टीम बड़ी मेहनत से हर लड़ाई में आगे बढ़ के लड़के उस लड़ाई को न्याय दिलाने का काम कर रही है। पहले तो मैं भीम आर्मी के जाबाज योद्धाओं को क्रांतिकारी जय भीम करता हूं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं, देश के जो बहुजन समाज के लोग मुझे सुन रहे हैं, मैंने कहा ना कि प्रदेश का नाम बदल सकता है, रंग बदल सकते हैं, वहां की बोली बदल सकती है, खान पीन बदल सकता है, लेकिन अन्याय अत्याचार नहीं बदल सकता। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया था कि वोट के जरिए आप अपना राजा बनाओगे, जो आपके लिए लड़ेगा, जो आपको आगे बढ़ाने का काम करेगा, जो आपकी तरक्की के लिए खड़ा होगा। आज मेरी बच्चियों से उनसे बात हुई थी, जो SSC GD के बच्चे जो हैं वो बैठे हैं। एक बच्चे की तबीयत खराब है जो हॉस्पिटलाइज, उसने शायद कोई जहरीली चीज खा ली थी। 500 बहनें, बच्चियां और बच्चे जिनका जो मेडिकल भी इनका हुआ है, जो फिट हैं, मेडिकल से भी जो फिट हो चुके होने के बाद जिनको नियुक्ति नहीं दी गई है, गृह मंत्री ने 7 दिन का वादा किया था। अब वो 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं जंतर मंतर पे। देखिए ये सरकारें ना युवाओं की आवाज सुनती हैं, ना महिलाओं के दुख दर्द सुनती हैं, ना उनकी चीखें सुनती हैं, ना ये महंगाई को समझती हैं, ना ये बेरोजगारी को समझती हैं, ना ये कास्ट एट्रोसिटी को समझती हैं, ना ही ये जो तमाम तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो राइट्स हैं, ड्यूटी है, ये ना उसको समझती है। और अगर आप इनसे कोई सवाल करोगे तो ये आपको साबित कर देंगे एजेंट
किसी पार्टी संगठन के कुछ भी तमाम तरह के जो ये नाम देते हैं, ये आपके परिवार पर टिप्पणी करने लगेंगे, आपके परिवार को कुछ कहने लगेंगे, ये आपको अपशब्द कहने लगेंगे। मैं तमाम संगठन जो पूरे देश में काम है उनसे भी कहना चाहता हूं, यार अपने काम को करो। आप लोग हमसे बेहतर काम करके दिखाओ, और जिसके मन में काम करने की और उसको काम करने को मिला तो भीम आर्मी से जाके जुड़े और देखे कि भीम आर्मी के लोग क्या जीवन जीते हैं। ये उड़ीसा की कहानी नहीं, ये पूरे देश की भीम आर्मी की कहानी। अभी हिमाचल में हमारी टीम लड़ रही है क्योंकि वो लोग वहां पे स्वर्ण आयोग की गठित करने की मांग कर रहे हैं, आरक्षण के खिलाफ, SC ST एक्ट के खिलाफ सब यात्रा निकालने की मांग कर रहे हैं। और भीम आर्मी की टीम जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं भाई रवि कुमार जी, वो तो अपने नाम के सामने लिखते हैं रवि कुमार दलित, और वो लड़ रहे हैं। उन्होंने भी ऐलान किया कि वो बाबा साहब द्वारा संवैधानिक अधिकार आरक्षण जो मिला है उसकी सब यात्रा नहीं निकालने देंगे। और ये कौन लोग हैं? अभी मध्य प्रदेश में जो लोग, राजस्थान में पहले हमला हुआ, फिर मध्य प्रदेश में हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष जिन पे हमला हुआ, उनके साथ के लोग, हमारे साथी सुनील अस्ते जी, सुनील बैरसिया जी, विनोद जी और तमाम लोग, वो सब लोग जेल में हैं। और जो लोग मुझे चिंता करते हैं पूरे देश में कि भाई चंद्रशेखर आजाद को, भीम आर्मी को सामाजिक काम करने, तो मैं आज ये पूछना चाहता हूं सर कि क्या किसी राजनीतिक दल को तकलीफ हुई कि किसी का बेटा जेल में है? क्या वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए गए थे वहां? वो तो न्याय दिलाने के लिए गए थे। जिस भाई को ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया गया था उसका मुकदमा दर्ज कराने के लिए गए थे। लेकिन आज उन बच्चों के साथ मारपीट हुई है। भीम आर्मी में 21 तारीख को आंदोलन कर रही है, ऐतिहासिक आंदोलन, और क्या किसी एक राजनीतिक दल को पीड़ा हुई? ये राजनीतिक दल सिर्फ हमें क्रिटिसाइज करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए नहीं। अगर ये मदद करने के लिए होते तो वो भी तो बहुजन समाज के लोग हैं, कोई राजनीतिक दल उनके लिए भी आवाज उठाता, लेकिन उनके लिए आवाज उठाएगी सिर्फ भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में लीजिए। अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं, संघर्ष करना चाहते हैं, तो सामाजिक रूप से जब हमारे लोग मर जाएं, रेप हो जाएं, जब उनके घर जला दिए जाए, उनकी जमीन दबा ली जाए, जब उनके घरों को जो है आग के हवाले कर दिया जाए, जब उनके अधिकार सरकारी मशीन द्वारा छीन लिए जाएं, तब आप जाके उनको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी। या फिर राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में लीजिए और सत्ता के माध्यम से कानून बना के उनके तरक्की के रास्ते खोलिए। आज हमें एजुकेशन की जरूरत है, आज हमें अच्छे स्कूल कॉलेज की जरूरत है, क्योंकि रोजगार नहीं तो हमें सस्ते जो है ना सरकारी चीजें जिसमें सस्ती हो, सुलभ हो चीजें। आज हमें अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत है इलाज के लिए। आज हमें जरूरत है इस देश में इंडस्ट्रियल एरिया की, जहां पे हम लोगों को रोजगार मिल सके। आज हमें जरूरत है अपने लिए बनने वाली कि हम विदेश में पढ़ने जा सके योजनाओं की। आज हमें जरूरत है सरकारी नौकरियों की। आज जो हमें जरूरत है महंगाई से निजात पाने, क्योंकि हम पे तमाम कोई ऐसा संसाधन जिसके भरोसे हम तरक्की कर सकें। आज हमें जरूरत है अपने लोगों को आगे बढ़ाने की। आज हमें जरूरत है इस देश में अपने प्रतिनिधित्व की। हमारी लड़ाई किसी जाति धर्म मजहब से नहीं, हमारी लड़ाई तो सिर्फ हक की है, अधिकारों की है। हम हमेशा न्याय के लिए भरोसा करते हैं लोगों पे कि लोग हमें न्याय देंगे, लोग हमारी मदद करेंगे, इस दल के लोग हमारी मदद करेंगे, लेकिन हम उनके लिए सिर्फ चुनावी मोहरे हैं। मैं नौजवानों से फिर कहना चाहता हूं, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे हों, चाहे SC/GD वाले बच्चे हों, SSC/GD वाले, चाहे वो SI वाले बच्चे हों जिन्होंने भर्ती दी थी और ट्रेनिंग के टाइम के समय उनको निकाल दिया गया। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर इस देश की सरकारों को नौजवानों की चिंता होती तो शायद नौजवानों के हक में कोई काम होते। इसलिए अपनी ताकत को बनाइए, बहुजन समाज के लोगों को एकजुट कीजिए और आजाद समाज पार्टी को राजनीतिक ताकत दीजिए, और देखिए फिर आजाद समाज पार्टी के लोग क्या बेहतर करके दिखाते हैं। मुझे विश्वास है कि आप मेरे दर्द को, ये मेरा नहीं, ये बहुजन समाज का दर्द है, अब बस समझने की देर है। अगर उड़ीसा के लोग ये सोचते हैं कि उड़ीसा में हुआ तो उड़ीसा का दर्द है, तो नहीं है, ये पूरे बहुजन समाज का दर्द है। मैं उड़ीसा के साथियों से कहना चाहता हूं, मुझे आप पे गर्व है और हम मिलकर लड़ेंगे और हम जीतेंगे, और हम ऐसी सारी शक्तियों को, तानाशाह शक्तियों को कुचल देंगे। और मैंने पहले भी कहा कि जो बेड़ियां हमारे लोगों के रास्ते में आएंगी तरक्की के रास्ते में, उन बेड़ियों को हम डायनामाइट लगा के उड़ा देंगे। हम भारत के लोग हैं और हम भारत में अधिकार चाहते हैं, गुलामी नहीं चाहते। भारतीय संविधान ने जो अधिकार हमें दिए उनको लागू कराने के लिए हमें पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति की जरूरत है। और मैं ये नौजवानों से मांगना चाहता हूं कि वो नौजवान जो पूरे देश में रहते हैं, अब मौका आएगा यूपी, उत्तराखंड,
पंजाब, गोवा, मणिपुर के नौजवानों पे, उन पे मौका आएगा कि वो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बनाएं और मिशनरी लोगों को विधानसभा में भेजने का काम करें। और फिर देखें, एक एक अम्बेडकरवादी जब विधानसभा में खड़ा होकर बोलेगा तो हजारों को फेल करेगा। जय भीम, जय भारत। नेक्स्ट लाइव जब मैं करूंगा, अगर कोई बुनियादी समस्या ना हुई तो इस बार एक और प्रदेश है उत्तराखंड, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि आजाद जब से वो प्रदेश बनाया तो वहां बहुजन समाज के लोगों ने क्या क्या तरक्की की है और उनकी क्या क्या समस्याएं, क्योंकि पूरे देश में टीम है, हर जगह से वो मिलती रहती है। बेसिकली अभी मैं जल्दी त्रिपुरा भी जाने वाला हूं, हो सकता है 20 या 21 तारीख में मैं त्रिपुरा हूं, क्योंकि वहां भी अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो जहां अन्याय अत्याचार होगा वहां भीम आर्मी होगी, वहां आजाद समाज पार्टी होगी। जय भीम, जय भारत। जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं और दमखम से काम कीजिए। नौजवानों के लिए ये करो और मरो की स्थिति है, डू एंड डाई। और ये समय है ये दिखाने का कि हम बाबा साहब के असली खून हैं और हम अपने अधिकारों के बिना रहेंगे नहीं। हम अपने अधिकार छीन के लेंगे, भीख नहीं मांगे किसी से। हमारे लोगों ने विश्वास किया था कि लोग उनको अधिकार दे देंगे, उनके उदासी वाले चेहरे देख के, उनके दुख देख के, उनका रोना पीटना, उनका चिल्लाना, उनकी हत्या देख के। नहीं देगा कोई, छीन के लेने पड़ेंगे, छीन के। और मुझे भरोसा है कि आने वाली पीढ़ी छीन लेगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।